So high performance is a product of execution. This is what I understand. राइट आप कैसे रिलेट करेंगे ये दो टर्म्स को? वन इज हाई परफॉर्मेंस एंड वन इज एग्जीक्यूशन. अब इसका एक एग्जांपल दूंगा। एक T20 वर्ल्ड कप जो हो चुका है, जिसमें लास्ट ओवर में वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए आई थिंक 24 रन चाहिए थे। बैटिंग पे कौन आए तो ब्रेथवेट, ठीक है, तब ब्रेथवेट को कोई नहीं जानता था। और बॉलिंग कौन कर रहे हैं तो बेन स्ट्रोक। बेन स्ट्रोक उस वक्त दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हुआ करते थे और 24 रन करने तो पूरी दुनिया को पता है इंग्लैंड ही जीतेगी। तो ब्रेथवेट ने पहले 4 बॉल पे 4 छक्के मारे और 2 बॉल बाकी रखे, जीत गए। अब मैच के बाद इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेथवेट को पूछा गया कि भैया व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, आपके मन में चल क्या रहा था? तो अब जवाब आया, दिस इज एन अमेजिंग आंसर। ब्रेथवेट कहते हैं मैकेंजी ये कहता है वही स्टडी के अंदर कि आपकी प्रोडक्टिविटी 400 गुना होती है और आपकी क्रिएटिविटी 700 गुना होती है। इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता है ना, स्टूडेंट्स जाके ये पूछते हैं और पेरेंट्स भी ये पूछते हैं कि भैया पैकेज कितना मिलेगा। क्या कभी सुना है कोई पेरेंट को ये जाके पूछते हुए कि मेरा बच्चा क्या बन के निकलेगा? टू मेक श्योर यू फील लाइक डूइंग, आई टेल यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्पस। तो क्या भगवान ने भागवत गीता तब सुनाई थी जब बहुत सारे राजा बैठे थे और उन्होंने बोला था राज कैसे करते हैं? तब नहीं सुनाई थी। नहीं. कंटेक्स्ट क्या था? वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड एक दिन कहता है आई विल नॉट परफॉर्म। कॉर्पोरेट्स में हर लीडर को पता है क्या करने से वो बेहतर लीडर बनेगा। वो दूसरे को सलाह जरूर देगा, खुद नहीं करेगा। रीड फ्रीडमैन नाम है, अगर मुझे सही याद आ रहा है। उन्होंने सिलिकॉन वैली पे बहुत स्टडी किया, उन्होंने उसके ऊपर बोला भी बहुत है, उस पर लिखा भी बहुत है। उनका कोट है, वो कहते हैं सिलिकॉन वैली इज अ माइंडसेट, इट इज नॉट अ प्लेस, इट इज नॉट एन आईटी हब, इट इज अ माइंडसेट। दैट इज वाई जो कंपनी सिलिकॉन वैली में एस्टेब्लिश होती है वो बहुत बड़ा काम करती है। अगर आपको किसी मैराथन में बेस्ट परफॉर्म करना है तो व्हाट वुड बी द थिंग यू वुड बी मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? वुड यू कीप सर्चिंग फॉर द बेस्ट पेयर ऑफ शूज और शॉर्ट्स टू हेल्प यू रन बेटर, और वुड यू गो सिंपली आउट एंड स्टार्ट रनिंग? ये जो गैप है बिटवीन नोइंग व्हाट टू डू and doing the actual thing is what is going to be the core topic of today's discussion, execution. And joining us today is Mr. Mithilesh Chudgar, who has been giving execution and performance training to individuals and businesses for over 30 years now. He's also author of the book Execute or Get Executed. And he has also been associated with some of the prestigious institutions like GCCI, Gujarat Chambers of Commerce and Industry, and Indo-American Society as a speaker on these topics. Let's welcome Mr. Mithilesh Chudgar. Mithilesh sir, we welcome you here wholeheartedly, and I'm super sure this is going to be a fun conversation and an eye-opening one. और ये फैक्ट कि आपने इतना नीश टॉपिक, इतना स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ किया है अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, एग्जीक्यूशन, मेक्स इट इवन मोर स्पेशल. बट आई वांट टू नो कि आपकी क्या करियर ट्रैजेक्टरी रही है कि आपने इतना स्पेसिफिक सा टॉपिक चूज़ किया है आपके करियर को आगे ग्रोथ देने के लिए. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो. आवर प्लेजर सर. और मेरी लाइफ में मतलब जब से मैं पढ़ता था तब से मेरी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, एंड दैट इज़ टू ऐड वैल्यू. तो मैं जब स्कूल में था वही करता था, कॉलेज में था भी वही करता था, अभी वही करता हूँ एक्चुअली. पर ये टॉपिक तक कैसे पहुँचे, इसकी एक जर्नी है. जर्नी कुछ ऐसी है कि लाइक इन अराउंड 1999 मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी. लाइक मेरा परफॉर्मेंस, like I was a performer. I used to do a lot of performances in different aspects. ठीक है, तो I used to play club soccer. ठीक है, and along with club soccer, I used to play divisional hockey. ठीक है, soccer में I was a goalkeeper, hockey में I was a midfielder. तो I used to play professional both these sports, जिसके अंदर बहुत स्टेमिना लगता है, and you have to be ready every single time. ठीक है, तो ये मेरा एक परफॉर्मेंस था. अदर परफॉर्मेंस इज आई हैव बीन देयर ऑन द स्टेज. आई एम अ परक्यूशनिस्ट. आई हैव परफॉर्म विद 9 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. दिस आर मेन स्ट्रीम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. Oh, wow. साइड स्ट्रीम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कहे तो लाइक आई हैव परफॉर्म विद मोर देन 35 इंस्ट्रूमेंट्स. Oh, impressive. And I've been there on the stage more than 3,000 live concerts. Sorry, more than 300 live concerts. So I have been a performer even on that part.
And then when it comes to my work profile, I've always been a performer. But there is something which went wrong with me. I feel it was wrong. लोगों को नहीं लगता था. तो when I felt there is something wrong with me, the first thing I did is I went to a psychologist. और मैंने साइकोलॉजिस्ट को ये कहा बड़े प्यार से कि यार ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी होता नहीं था. ठीक है, मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरा एक्शन सफ़र करता है, पहले कभी नहीं करता था. क्या हो रहा था आपके साथ एग्जैक्टली? इफ़ आई गेट इनटू द डिटेल्स, लाइक आई हैव बीन इनटू सेल्स, तो सेल्स में मेरी समस्या ये आई कि मेरा क्लोजिंग बंद हो गया. अच्छा. ठीक है, देन आई वाज अ वेरी हाई परफॉर्मर. आई वेंट टू साइकोलॉजिस्ट. मैंने कहा ये समस्या है मेरी, माय परफॉर्मेंस फ्रॉम हीरो टू जीरो, एंड हाउ कैन यू हेल्प मी? So he said, nothing wrong with you. Yes, there is something wrong with me. तो कहता है he took me through a questionnaire, बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे जवाब लिखवाए मेरे पास. ये सारे सवालों के जवाब होने के बाद बंदा कहता है क्लिनिकली नथिंग रॉन्ग विथ यू. मैंने कहा ओके, क्लिनिकली नथिंग रॉन्ग विथ मी, बट ये समस्या तो है मेरी. He said sorry. Fine, I went to a friend of mine in Mumbai. उसको फ़ोन किया. मैंने कहा भाई, डॉक्टर बन गया, हम साथ में पढ़ते थे. मैंने कहा भाई एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए. मैं मुंबई पहुंच गया. बस बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. उसके साथ हम गए सीनियर बंदे को मिलने. उसने भी यही कहा, नथिंग रॉन्ग विथ यू. अब मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा ये पूरा किस्सा. मुझे पता था समथिंग रॉन्ग विथ मी, और ये सब जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स है उनको लगता है नथिंग रॉन्ग विथ मी. तो वहाँ मतलब यारी दोस्ती की बात थी, मेरा फ्रेंड था, उसका फ्रेंड था. तो मैंने कहा यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को एक चीज़ सिखाई थी इंजीनियरिंग में, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. आप मेरे को ये कह रहे हो कि आप कंटिन्यू करो, ब्रेक डाउन होगा तब हमारे पास आओ. नाउ समथिंग रॉन्ग विथ यू, नाउ आई कैन हेल्प यू. यू डोंट हैव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस फ्रॉम माय इंजीनियरिंग लॉजिक. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई परफॉर्मेंस की, कि ये परफॉर्मेंस होता क्या है, वो कैसे आता है, और इसमें ब्रेन का क्या रोल है. हाउ डज द ब्रेन वर्क इन अ वेरी स्पेसिफिक वे विच लीड्स टू परफॉर्मेंस. तो ये स्टडी करते हुए आई इवेंचुअली गॉट इनटू सम वेरी ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च. आई हैव 6 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड. माय एरिया ऑफ वर्क इज ब्रेन, लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. फिर एक स्टेज ऐसा आया कि लगा कि यार यही काम करते हैं. तो बिजनेस इज क्विट किया इस डिसीजन के साथ कि लाइफ टाइम अब यही काम करेंगे. आई विल हेल्प पीपल डू बेटर इन देयर लाइफ्स. तो दैट इज बीन माय जर्नी ऑफ परफॉर्मेंस. तो इस तरह से मैं इस फील्ड में आया. पर परफॉर्मेंस से भी थोड़ा निश, जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, इसमें इस तरह से आया कि लाइक लोगों के साथ बात करते हुए, मिलते हुए, काम करते हुए एक चीज़ समझ में आई कि इस दुनिया में हर इंसान की एक ही प्रॉब्लम है, ओनली वन, एंड दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. हर इंसान को पता है क्या करने से क्या होगा, वो करेगा नहीं. इसलिए हर मोटे इंसान को ये पता है क्या करने से वजन कम होगा. एब्सोल्युटली. दूसरे को सलाह जरूर देगा, खुद नहीं करेगा. कॉर्पोरेट्स में हर लीडर को पता है क्या करने से वो बेहतर लीडर बनेगा. वो दूसरे को सलाह जरूर देगा, खुद नहीं करेगा. एग्री. ठीक है. आई हैव वर्क विद सो मेनी पीपल हु वेर डिप्रेस्ड एंड दे आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ. इवेंचुअली वो भी माइंड, आपका ब्रेन और परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही टास्क है. तो ये तो बहुत बढ़िया है. हर डिप्रेस बंदे को पता है क्या करने से डिप्रेशन से बाहर आएंगे. एग्जैक्टली. वो दूसरे को सलाह जरूर देगा, बिल्कुल. खुद नहीं करेगा. इसी तरह से हर बिजनेसमैन को ये पता है क्या करने से बिजनेस साल में 25%, 50%, 100% ग्रो करेगा. करेगा नहीं. इस दुनिया में सबकी एक ही प्रॉब्लम है. रिलेशनशिप्स की बात करें ना, अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो पता है क्या करने से रिलेशन सही होगा, दूसरे को सलाह जरूर देंगे. इस दुनिया में हर इंसान की एक ही समस्या, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. नॉलेज नॉट अ प्रॉब्लम,
और अगर नॉलेज नहीं है ना, तो आज तो हम इसको नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। आप पॉडकास्ट देख लो, जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे, नॉलेज मिलेगा ना। यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज से, बिल्कुल। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे ऑडियो बुक्स, इतने सारे बुक्स, नॉलेज से दुनिया भरी पड़ी है। नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। एक ज़माना था when knowledge was a problem, आज नहीं है। नहीं है। टुडे द ओनली प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन। राइट। जो नॉलेज है उसको हम अमल में कैसे लाएंगे, वो नहीं आता। इसका एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं नोइंग डूइंग गैप। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई डोंट डू दोज लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। देयर इज अ गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। अब इस गैप को ब्रिज करना, इफ यू वांट टू ग्रो देयर इज ओनली वन वे। ये नोइंग और डूइंग गैप को आप भरेंगे तो ग्रोथ होगी, और अगर ये गैप बड़ी होगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। आज दुनिया की ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। लोग नॉलेज जमा करते जा रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी, वीडियोस देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, नॉलेज बढ़ते जा रहा है और ये गैप बढ़ते जा रहा है। गैप छोटा आना चाहिए। हाँ। गैप बढ़ेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। हाँ। इस दुनिया में फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह ये है, लोग नॉलेज जमा करते जा रहे हैं जो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हाँ। देयर इज नो एग्जीक्यूशन। हाँ। बिगेस्ट रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। हम्म। नॉलेज मत जमा करो यार, जो है उसको तो अमल कर लो। उतना ही काफ़ी अच्छी लाइफ जीने के लिए जितना ऑलरेडी है। पर समस्या ये है, इवन इन बिजनेस लोग वेट कर रहे, कोई एक नया आइडिया आएगा, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी, कोई कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा कि हम ग्रो करेंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, पर वो आइडियाज जनरेट करने का प्रोसेस कितना अपीलिंग होता है। अपीलिंग होता है। वी ऑल लव कलेक्टिंग आइडियाज, That's true. जनरेटिंग आइडियाज, दैट्स ट्रू। लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं। इनफैक्ट आप देखो, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, एवरी ईयर वी कीप ऑन कमिंग विद दैट, दैट्स ट्रू। लेकिन हम उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना तो भूल जाते हैं। 100%। सो सबसे बड़ी समस्या ही ये पूरी दुनिया की। हम्म। वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, हम्म। यू नो। राइट। आई हैव अ फ्रेंड, ही मस्ट हैव रेड मोर देन 3000 बुक्स। ठीक है, तो हम लोग बैठ के जब बात करते हैं, वो महाज्ञानी है, मेरे पास उसके जितना ज्ञान नहीं है। आई एम वेरी ओपन टू एक्सेप्ट सम बेसिक फैक्ट्स। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स, कोचिस है, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हम्म। ठीक है, पर ज्ञान से तो लाइफ में कुछ ही नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो मेरे पास जितना ज्ञान है छोटा सा, मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। इनफैक्ट वन डे आई आस्क्ड हिम कि भाई इतनी सारी किताब पढ़ी, उसमें से कौन सी किताब की कितनी चीज़ें लाइफ में एग्जीक्यूट किया, अमल किया। अब वो सिर खुजा रहा है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, ट्रू। ज्ञान जमा करे, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है। मैंने कहा भैया ये सब ज्ञान छोड़ दो, ये किताब में से कोई भी एक कोट, सिर्फ एक कोट याद रख लो और वो कोट बन जाओ, वैसे ही जियो, वैसे ही एक्शन लो, वो कोट बन जाओ। आपको उससे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं। यू नीड ओनली वन कोट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, टू लिव अ हैप्पी लाइफ। एक कोट से ज़्यादा नहीं लगता है। आपको सिर्फ वो कोट जो है वो व्यक्ति बन जाना है। एंड लाइफ इज सो अमेजिंग। पर हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि ज्ञान से कुछ होगा। आई एम सॉरी, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। तो दैट इज़ हाउ आई लैंडेड इनटू एग्जीक्यूशन। जब इतने सारे लोगों के साथ काम किया और ये समझ में आया कि समस्या तो एकमात्र है, एग्जीक्यूशन। फिर एक किताब लिख दी एग्जीक्यूशन पे, जिसका शीर्षक है एग्जीक्यूट और गेट एग्जीक्यूटेड। I read that book and that was so insightful. थैंक यू। तो इट इज़ अबाउट, एक आइडिया बहुत है, आप उसको एग्जीक्यूट कर लो ना, एंड यू आर डन। एक अभी बहुत ही फेमस बिजनेस लीडर हैं, वो ऐसा कहते हैं कि आइडियाज इंडिया में 2.5 रुपए किलो के भाव बिकते हाँ, हैं। बिल्कुल। For people like us, execution simply means कि आपने जो गोल डिसाइड किया है, you put your efforts into acting a certain way that enables you to reach that goal. इट्स ऑल अबाउट एक्शन, सिंपल। हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो इवेंचुअली होगा क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, हम्म। एक्शन कौन लेगा? हम्म। जो अपॉर्चुनिटी पहले दिखता नहीं था वो दिखने लगा, हम्म। एक्शन कौन लेगा?
मुझे लगी है भूख, मेरे सामने 56 भोग आपने रख दिए, अब वो खाएगा कौन? हम्म वो मेरे सामने 56 भोग से क्या मेरे पेट में कुछ जाएगा? वो निवाला कौन लेगा? वो चबाएगा कौन? वो अलग से कौन उतारेगा? इवेंचुअली इट इज अबाउट एक्शन। अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, लिमिटलेस है, पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है। हम ये सारी चीजें करेंगे, उससे हमको वो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेगी, हम्म पर एक्शन कौन लेगा? अभी 4 दिन पहले एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड किया, बहुत बढ़िया, जिनमें उनको एक चीज़ सिखाई गई कि इस तरह से आप एक चेक लिखे, अपने पर्स में रखें। वो भाई साहब ने चेक लिखा, पर्स में रखा, 3 साल से लेके घूम रहे। हम्म तो हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा, देखो, मैंने कहा चेक दिखाओ यार, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चेक है, हम्म आपका सपना भी बहुत बड़ा है, ये वे बिग ड्रीम। हम्म अब मेरे को ये बताओ, मेरे एक्सरसाइज करने से हाँ। क्या आपके 6 पैक बनेंगे? तो कहता है नहीं बनेंगे। इतनी सी बात है, आप एक्शन लोगे तो ये चेक एक्चुअली हकीकत में कुछ होगा। हाँ ये चेक जेब में रखने से कुछ नहीं होता है, हाँ एक्शन कौन लेगा? हाँ इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट वन वर्ड, एक्शन, एक्सिक्यूशन। ठीक है, तो सपने तो बहुत होते हैं, लाइक एवरीवन हैज ड्रीम्स, एंड इट इज गुड टू हैव अ ड्रीम। सारे स्पीकर्स, बुक्स, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। हर बंदा स्टेज पे से ये बोलता है ड्रीम बिग, बट वन बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ, ड्रीमिंग बिग इज द फंक्शन ऑफ माइंड। किसी ने किसी को ड्रीम बिग कहने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के पास एक बड़ा सपना है, उसको कोई कहे या न कहे, है हकीकत। ये बेसिक फंक्शन है माइंड का। ड्रीमिंग बिग इज नॉट अ चैलेंज, एग्जीक्यूटिंग द बिग ड्रीम इज द ओनली चैलेंज। ये समझना जरूरी है। ड्रीम बिग से कुछ नहीं होगा ना, वो तो माइंड कर ही रहा है। आज एक सपना देखा, कल दूसरा देखा, परसों तीसरा, वो तो रोज नया सपना देखता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द माइंड। अब वो उस इतने सारे सपनों में से एक पे फोकस करना और उस पे एक्शन लेना, वो मेरा काम है। अगर वो एक पे फोकस मैंने नहीं किया, एक पे एक्शन मैंने नहीं लिया, कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट एक्शन, एग्जीक्यूशन। हम जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हाई परफॉर्मेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। राइट, आप कैसे रिलेट करेंगे ये दो टर्म्स को? वन इज हाई परफॉर्मेंस एंड वन इज एग्जीक्यूशन। वंडरफुल, लवली क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं सामने। आई डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स जिसमें सामने 80, 100, 200 लोग बैठे होते हैं, और मैं जो एक्टिविटीज़ करवाता हूँ करते हैं, एक्सरसाइजेस करवाता हूँ करते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, पर ऐसा सवाल मुश्किल से आता है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, एग्जीक्यूशन एंड हाई परफॉर्मेंस। अब इसका एक एग्जांपल दूंगा। एक T20 वर्ल्ड कप जो हो चुका है, जिसमें लास्ट ओवर में वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए आई थिंक 24 रन चाहिए थे। लास्ट ओवर बैटिंग पे कौन आए? तो ब्रेथवेट। ठीक है, तब ब्रेथवेट को कोई नहीं जानता था। और बॉलिंग कौन कर रहे हैं? तो बेन स्ट्रोक। बेन स्ट्रोक उस वक्त दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हुआ करते थे। और सिर्फ बॉलिंग की बात करें तो ही वॉज अमंग द टॉप 10 बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराउंडर नंबर 1, पर इन बॉलर्स अमंग द टॉप 10 बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। और 24 रन करने, तो पूरी दुनिया को पता है इंग्लैंड ही जीतेगी। दे नीडेड 4 सिक्सेस। ठीक है, तो ब्रेथवेट ने पहले 4 बॉल पे 4 छक्के मारे और 2 बॉल बाकी रखे, जीत गए। सिंपल। अब मैच के बाद इंटरव्यू चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो ब्रेथवेट को पूछा गया कि भैया, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, आपके मन में चल क्या रहा था? आपके मन में चल क्या रहा था? आपने कैसे सोचा कि ये मैं कर लूंगा, और आपका स्ट्रेटेजी क्या था ये करने का? तो अब जवाब आया, दिस इज एन अमेजिंग आंसर। ब्रेथवेट कहते हैं, आई वाज थॉटलेस, और मुझे पता ही नहीं ये कैसे हुआ, ये हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ऊपर से अपने आप को देख रहा हूं ये करते हुए। इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। Meaning being परफॉर्मेंस इज ऑलवेज 100% into that moment. परफॉर्मेंस इज 100%
in that moment. 1, हाँ, 2, thoughtless. thoughtless. 3, there is no conscious efforts. It happens. ब्रेथविंड ने क्या कहा, वो हुआ. Hmm. परफॉर्मेंस ये होता है. Hmm. बाकी एग्जीक्यूशन और प्रोडक्टिविटी होती है. परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं दुनिया भर में, इन ब्रेन स्टडी, इन साइकोलॉजी. तो एक स्टडी मैकेंजी ने किया था. हाँ, 10 साल का स्टडी किया. okay. 10 साल के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एवरी वर्किंग एग्जीक्यूटिव इज इन द स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग. थॉटलेस है, चीज़ें हो रही है. Hmm. 5% ऑफ देयर वर्किंग टाइम. कितना? 5% ऑफ द वर्किंग टाइम. Hmm. This is a study which comes after a lot of data generation. 10 साल का डेटा जनरेशन, उस डेटा का एनालिसिस, उसके बाद कंक्लूजन. ओनली 5% ऑफ वर्किंग टाइम, मान ली 1 घंटे में 3 मिनट. Hmm. जब इस स्थिति में, मन की स्थिति में एक व्यक्ति होता है, Hmm. जब चीज़ें हो रही है, वो थॉटलेस है, एफर्टलेस काम हो रहा है. Hmm. और इस स्थिति में मैकेंजी ये कहता है वही स्टडी के अंदर कि आपकी प्रोडक्टिविटी 400 गुना होती है और आपकी क्रिएटिविटी 700 गुना होती है. योर प्रोडक्टिविटी इज 400 टाइम्स एंड योर क्रिएटिविटी 700 टाइम्स. इसको परफॉर्मेंस कहते हैं. Hmm. द रेस्ट इज एग्जीक्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी. Hmm. ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में. तो मैं जब काम करता हूँ, व्हेन आई वर्क विद बिजनेसेस 1-on-1, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक्शन, प्रोडक्टिविटी, एग्जीक्यूशन. वो आने के बाद मैं अपने दूसरे पर्पस पे जाता हूँ, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस. Hmm. दैट इज व्हाई आई हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड व्हिच वेरी फ्यू कोचेस इन द वर्ल्ड हैव. ये ट्रैक रिकॉर्ड होने की वजह ये है ना कि ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में समझता हूँ. और एक चीज़ मैं बताऊँ, जहाँ तक मैंने कहा ना, मेरे ज्ञान बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ. आई डोंट रीड. पढ़ोगे तो ज्ञान होगा. पर मैं एक ही चीज़ पढ़ता हूँ. आई हैव सब्सक्राइब्ड टू 8 डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन है, हाई पेइंग डॉलर्स. और मैं सिर्फ रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ. Hmm. और फिर उस रिसर्च पेपर को, उनका जो मेथोडोलॉजी है वो रिसर्च करने का, उसको समझने की कोशिश करके उसको मैं कैसे डे टू डे बिजनेस में अप्लाई कर सकूं. Hmm. एग्जीक्यूशन. Hmm. और वो चीज़ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. ट्रैक रिकॉर्ड इस वजह से आता है, बाकी नहीं आ सकता. Hmm. फॉर बीइंग अ हाई परफॉर्मर, जो जैसा आपने बोला कि एक्सेप्शनली हाई परफॉर्मेंस के लिए अभी के एनवायरनमेंट में क्या है कि हसल का एनवायरनमेंट है एंड यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यस. फॉर बीइंग अ हाई परफॉर्मर. यस. तो अभी बहुत सारी टर्म्स ट्रेंडिंग चलती है, जैसे बर्नआउट हुआ, एम्प्लॉय बर्नआउट, तो अभी That is true. कॉर्पोरेट्स में इट्स अ सीवियर That is true. प्रॉब्लम. तो हाउ डू यू थिंक एनीवन कैन बिकम अ हाई परफॉर्मर विदाउट टचिंग दैट पॉइंट कि जहाँ पे वो कंप्लीटली बर्नड आउट हो जाए? वंडरफुल. सी, बर्नड आउट होता क्या है? हम्म. बर्न आउट ये होता है कि मैं थक गया, हम्म. मेरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया, अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है. ओवर ईयर्स, यू नो, स्ट्रेस लेते लेते, प्रेशर लेते लेते मैं उस स्थिति तक पहुंचता हूँ. आई बर्न आउट. इसको बर्नआउट कहते हैं. ठीक है. पर वहां तक कैसे पहुंचते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? वहां तक पहुंचने का भी एक प्रोसेस है, ये समझना जरूरी है. हाँ, समझाएं. रातों रात तो कोई बर्नआउट नहीं होता है ना. हाँ, नहीं होता है. तो बर्नआउट तक पहुंचने का एक प्रोसेस है. हर चीज का प्रोसेस है इस दुनिया में. विदाउट प्रोसेस नथिंग हैपेंस. डिप्रेशन होने का एक प्रोसेस है. मेरे साथ लाइफ में कुछ हुआ, अब मैं वो सोचते रहता हूँ और मैं उसी फील्ड में जीता हूँ. फिर मैं उसको और सोचता हूँ, फिर मैं उस फील्ड में जीता हूँ. फिर मैं दिन में उसको 10 बार सोचता हूँ, दिन में 10 बार उस फील्ड में आता हूँ. फिर मैं दिन में उसको 100 बार सोचता हूँ, फिर मैं उसमें दिन में 100 बार उस फील्ड में आता हूँ. फिर एक स्टेज आता है जिसको मैं डिप्रेशन कहता हूँ. तो ये प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ. इस प्रोसेस से गुजरने की वजह से मैं डिप्रेस्ड हूँ. प्रोसेस है ना, हम्म. डिप्रेस होने का प्रोसेस है. वैसे ही बर्नआउट का प्रोसेस है, इन एवरी कॉर्पोरेट, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो बर्नआउट का प्रोसेस ये है: प्रेशर,
मेरा बॉस मेरे को प्रेशर देगा काम करने का, और उस काम के प्रेशर के नीचे मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मेरी कैपेसिटी के भी बाहर है। अब मेरा लीडर मुझे प्रेशर क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको प्रेशर के सिवा काम करवाने का कोई और तरीका है ये मालूम ही नहीं। हम्म सीरियसली, उसको पता ही नहीं है कि विदाउट प्रेशर दिए काम हो सकता है। हम्म अभी 2-3 वीक पहले की बात है, आई वाज़ एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ के साथ काम कर रहा हूँ। आई वाज़ वर्किंग विथ द टॉप लीडर्स ऑफ दैट ऑर्गनाइज़ेशन। हम्म तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स लीडर का केपीआई क्या होता है? तो एक एग्जांपल मैंने दिया, केपीआई, कीप पीपल इन्फॉर्म्ड, ये पहला केपीआई। हम्म तो आप इन्फॉर्म्ड यहाँ पे क्या-क्या लगा सकते हो? कीप पीपल इन्फॉर्म्ड, केपीआई। तो इंटरेस्टेड, इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड इन्वॉल्व्ड, बहुत सारी चीज़ें आई, हम्म बहुत सारी चीज़ें आई। ठीक है? देखिए वंडरफुल। अब मैं एक और आई देता हूँ आपको, इरिटेटेड, कीप कीप पीपल इरिटेटेड। हम्म क्या ये केपीआई हो सकता है लीडर का? तो कहते हैं ना। मैंने कहा क्या आपको इरिटेशन के अलावा कोई और तरीका आता है काम करवाने का? तो कहते हैं नहीं आता, बर्नआउट होगा ही, देयर इज नो ऑप्शन। हम्म सी एक स्टडी ये कहता है कि मोर देन 80% ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड दे आर टॉक्सिक। टॉक्सिक लीडर्स, वो कल्चर खराब कर रहे हैं, वो लोगों को इरिटेट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ये इसकी बहुत बड़ी वजह ऐसा इस वजह से कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नंबर देखती है, वो नंबर वो किस तरह से लाए ये कोई नहीं देखता, क्या करके ये नंबर आया ये कोई नहीं देखता। which is an important part of execution विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्नआउट। burnout हमारा सवाल बर्नआउट चल रहा है। नहीं अभी तो बर्नआउट चल हाँ, रहा है पर तो एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन में आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी बर्नआउट को क्लियर करते हैं पहले। तो बर्नआउट का बहुत बड़ा वजह ये है ना कि लीडर को ये एक ही चीज आती है, उसका फोकस सिर्फ नंबर है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नंबर नापती है। केपीआई इंडिकेटर्स क्या है? ये इंडिकेटर से ये नंबर्स आए। ऑर्गेनाइजेशन कभी ये नहीं देखती कि ये नंबर्स क्या करने से आए, क्या बिहेवियर था, क्या वैल्यूज फॉलो हुए नहीं हुए, क्या लोगों को इंस्पायर करके आया कि लोगों को इरिटेट करके आया, क्या लोगों को इन्वॉल्व करके आया कि प्रेशराइज करके आया। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखती, एक ही चीज देखा जाता है, नंबर आया, गुड, यू आर अ लीडर। बिहेवियर, नो ऑर्गेनाइजेशंस मेजर बिहेवियर्स, कि बिहेवियर कैसा है। सो फॉर मी, मैं जितनी भी कंपनी में काम करता हूँ उसके अंदर एक चीज आती है, मैट्रिक्स। अलग अलग तरह के मैट्रिक्स होते हैं जिसके ऊपर से आप इंक्रीमेंट करोगे, जिसके अंदर केपीआई बहुत महत्व की चीज होती है। बिल्कुल पर ये वैल्यू परफॉर्मेंस मैट्रिक होता है। ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज डिफाइन होते हैं, हाँ हाई वैल्यू हाई परफॉर्मेंस, मतलब केपीआईज अच्छे आ रहे हैं। हाई वैल्यू लो परफॉर्मेंस, लो वैल्यू लो परफॉर्मेंस और हाई वैल्यू हाई परफॉर्मेंस, ये चार अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को मेजर किया जाता है। हाई परफॉर्मेंस लो वैल्यू बंदे को मौका दिया जाता है, ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, पर वैल्यू बढ़ता नहीं है तो चाहे परफॉर्मेंस हाई है उनको कहते हैं थैंक यू, कि वो कल्चर को टॉक्सिक कर रहा है। वो बंदा, दैट गाय मेक श्योर दैट पीपल बर्न आउट। हाई वैल्यू लो परफॉर्मर को बहुत टाइम देते हैं, बहुत ट्रिक, क्योंकि परफॉर्मेंस इंप्रूव करना आसान है, वैल्यू इंप्रूव करना मुश्किल है। स्किल का ट्रेनिंग देना आसान है, वैल्यू का ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल इसको ज़्यादा मौका दिया जाता है, इसके साथ ज़्यादा काम करते हैं, ये आ जाता है हाई परफॉर्मेंस हाई वैल्यू जोन में। लो वैल्यू हाई परफॉर्मर बहुत मुश्किल है, हाई वैल्यू हाई परफॉर्मर बनना। उसको थोड़ा मौका देते हैं, फिर कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आप हमारे एनवायरनमेंट को टॉक्सिक कर रहे हो, आपकी वजह से बर्नआउट होता है।
Hmm. तो बर्नआउट इज बिकॉज ऑफ लीडर्स, बर्नआउट इज बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिक कल्चर। Hmm. बाकी बर्नआउट हो ही नहीं सकता। अगर कल्चर कंड्यूसिव है, Hmm. बर्नआउट की जगह नहीं। Hmm. अगर लीडर इरिटेटिंग या पे इंस्पायरिंग है तो भी बर्नआउट नहीं होगा। लेट्स से आई वांट टू बी अ हाई परफॉर्मर, जैसा आपने बोला कि मैं एग्जीक्यूशन में भी लेकर आ रही हूँ चीज़ें, लेकिन जैसे मैंने चीज़ें प्लान की हुई है ना, अगर वो वैसे टर्न आउट नहीं होती है तो मेंटली बहुत एजिटेशन हो जाता है। हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ दैट कि उसका इम्पैक्ट हमारे एग्जीक्यूशन के प्रोसेस पर ना आए? वंडरफुल। कि एग्जीक्यूशन की अगर बात करें हम्म। तो एग्जीक्यूशन न होने की एक ही वजह है, देयर इज नो अदर रीजन। हम्म। दिस दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। हम्म। आपने कहा ना एजिटेट हो जाते हैं, हम्म। तो वो क्या है? इट्स अ माइंडसेट, मन की स्थिति है। हम्म। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन नहीं होने की बहुत सारी वजह होती है। दे आर ऑल माइंडसेट, हम्म। ऑल माइंडसेट। देयर इज अ फियर ऑफ लॉस, एंड देयर इज अ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, एंड देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, हम्म। एंड देयर इज अ फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ सक्सेस लोगों में ज़्यादा होता है फियर ऑफ फेलियर से। व्हाट इज फियर ऑफ सक्सेस? फियर ऑफ सक्सेस इज समथिंग सो अमेजिंग। हम्म। सफलता का डर, हम्म। क्योंकि अगर मैं सफल हो गया तो मेरी इतनी सारी जवाबदारियां बढ़ जाएगी। ये बैक ऑफ द माइंड में प्रोसेसिंग चलता है, और क्योंकि मुझे इतनी सारी जवाबदारियां नहीं लेनी है, मेरे अंदर एक फियर ऑफ सक्सेस आएगा जो फियर ऑफ फेलियर से बड़ा है। नहीं तो आपको क्यों लगता है कि एक बिजनेसमैन जो ज़ीरो से काम शुरू करता है, 2, 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ करता है, उसके बाद रुक जाता है? हम्म। तो बैक ऑफ द माइंड ये प्रोसेसिंग चल रहा है। हम्म। उसके बैक ऑफ द माइंड ये थॉट चल रहा है जो उसको पता भी नहीं है कि इससे ज़्यादा जवाबदारी मैं नहीं ले पाऊंगा, इससे ज़्यादा जवाबदारी मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। फियर ऑफ सक्सेस फियर ऑफ फेलियर से बड़ा है, और ज़्यादा लोग फियर ऑफ सक्सेस का शिकार है। ये मेरा पर ये पिछले हमारे 15 कभी कॉन्शियस थॉट्स में नहीं आता है, कॉन्शियस थॉट में नहीं आएगा ना। क्योंकि ऐसा तो मैंने बहुत बार सुना है कि द सोल रीजन दैट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन इज योर फियर ऑफ फेलियर, दैट्स ट्रू, बट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लिसनिंग कि इट्स द फियर ऑफ सक्सेस। दैट्स ट्रू। वो बहुत बड़ा होता है, हम्म। फियर ऑफ फेलियर से बड़ा होता है वो। फियर ऑफ फेलियर से निकलना आसान है, फियर ऑफ सक्सेस से निकलना उतना आसान नहीं। क्योंकि आपने प्रोसेस ही नहीं किया है उसको कॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं है ना कि हमें वो पता ही एग्जिस्ट नहीं। करता है। हाँ। हम्म। ये तो आपको पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, हम्म। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, हम्म। ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको कहते हैं ट्रस्ट, हम्म। ठीक है। ट्रस्ट वो होता है ना, डू आई ट्रस्ट माई सेल्फ, तभी तो एग्जीक्यूशन आएगा। हम्म। आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, एग्जीक्यूशन कैसे आएगा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डाउट्स, इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव सेल्फ टॉक। बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं आता, एंड देन आई गेट एजिटेटेड। अगेन वन मोर स्टेट ऑफ माइंड। हम्म। हम्म। सो जो मेरी किताब है उसके अंदर तो मैंने सिर्फ 9 इश्यूज लिखे हैं। आई रोट ओनली 9 एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंडसेट जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं आता है, बट देयर आर मैनी मोर। दिस आर 9 विच आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, और जो कि मैं बहुत आसानी से लिख सकता था, सिर्फ उतने लिखे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट अ माइंडसेट, और कुछ नहीं है। अभी इसको बहुत आसान शब्दों में कहूँगा तो ये समझना और भी आसान, बहुत 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 आसान, वेरी कॉमन वर्ड्स। यू डू वॉट यू फील लाइक डूइंग, एंड यू विल नॉट डू वॉट यू डोंट फील लाइक डूइंग। हम्म। अगर मैं मोटा हूँ, मुझे पता है कैसे वेट लॉस होता है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। हम्म। कितना आसान है अब ये समझना। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है ये करने से मेरा बिजनेस 50% बढ़ जाएगा साल में,
मैं नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। कितना आसान है अब ये समझना, है ना? Hmm. इट्स लाइक ओह माय गॉड, ऐसी फीलिंग आई। But why don't you feel like doing it? Again, वो सारे mental blocks? Mental blocks, all mental blocks. That is, I will not feel like doing it. Hmm. It's all in the feel. You are what you feel. जब ये समझ में आता है तो बड़ा मजा आता है। Hmm. When I say I feel happy, तो who is happy? I. I am what I feel. Hmm. When I say I am sad, who is sad? I. Hmm. When you say I am excited, who is excited? You. When you say I feel miserable, who is miserable? You. तो दिन में मैं मेरा ये आई और आपका ये यू कई बार बदलता है, Hmm. कई बार चेंज होते जाता है ना। Hmm. दिन में एक बार आई एम एक्साइटेड तो आई एम एक्साइटेड, आई Hmm. फील एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, राइट? आई एम व्हाट आई फील। तो आप ये कितना बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो, आई एम व्हाट आई फील। Hmm. व्हेन यू फील लाइक डूइंग थिंग्स यू विल डू थिंग्स। दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। इससे ज़्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया की सारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई यहाँ पर। आई डू ओनली व्हाट आई फील लाइक डूइंग। Hmm. द रेस्ट ठीक है, मन में होता है, Hmm. सोच है, Hmm. एक्शन नहीं है, Hmm. एग्जीक्यूशन नहीं है। बिकॉज आई डोंट फील लाइक डूइंग इट एंड आई विल नेवर डू इट Hmm. टिल द टाइम आई स्टार्ट फीलिंग लाइक डूइंग इट। और वो कौन सा माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको नॉट फीलिंग लाइक से फीलिंग लाइक तक शिफ्ट करे? इट इज़ नॉट ऑन ऑफ स्विच। हाँ. You need to identify what are your doubts. You need to identify what is the negative self-talk you are doing. You need to Right. identify what is it that you procrastinate. You need to identify what are the different fears that you are going through. Hmm. ये शिफ्ट आना चाहिए, तब Hmm. यू स्टार्ट फीलिंग लाइक डूइंग इट। Hmm. वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। Hmm. इट्स अ प्रोसेस हाँ. ऑफ गोइंग विद इन Hmm. एंड आइडेंटिफाइंग कि भाई वो चीज़ें क्या है जो मुझे रोक रही है, जिससे मेरा वो फील नहीं आता है। माई फील कि वो फील ऐसी है कि वो फीलिंग ऐसा है, वो इमोशन ऐसा है, वो भाव ऐसा है जिसमें मैं काम करता हूँ। तो मेरे सामने काजू कतरी है और मैंने खाए, तो एक भाव है जिसकी वजह से। वो मेरे सामने करेले की सब्जी है, मैंने नहीं खाई, Hmm. वो भी एक भाव है ना। Hmm. तो क्या करेले की सब्जी सभी लोग नहीं खाते हैं? सम पीपल फील लाइक ईटिंग इट, दे ईट इट, Hmm. क्योंकि वो पसंद है। Hmm. सम पीपल डोंट फील लाइक ईटिंग इट, उनको पसंद नहीं है, दे विल नेवर ईट इट। तो जब हम वो मेंटल ब्लॉक्स रिजॉल्व कर देते हैं तो विल ऑटोमेटिकली आवर एनर्जीज विल चैनलाइज टू Yes. द एक्शंस. Yes, so you will ठीक है. feel like doing it. हाँ, वील स्टार्ट Yes. फीलिंग लाइक डूइंग That's इट. true. ओके. और जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स से मेरा इंडिविजुअल प्लान है, पर्सनल गोल्स है, एंड आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम. नाउ मिडवे इफ आई हैव टू ट्रैक दैट प्लान, तो मैं कैसे ट्रैक करूँ कि मेरा परफॉर्मेंस हाई है या लेस है? बिकॉज एक तो क्या तरीका होता है कि आप आपके एफर्ट्स के बेसिस पे करो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फॉर सम बिजनेस दैट आई ओन. That's ठीक है, तो एक मेट्रिक्स ये हो सकता है कि लेट्स से आई एम मेकिंग 100 कॉल्स अ डे, और दूसरा मेट्रिक्स हो सकता है रिजल्ट के बेसिस पे कि आई एम गेटिंग 10 क्लाइंट्स कन्वर्टेड इन अ डे. तो व्हाट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर डिसाइडिंग एग्जीक्यूशन मेट्रिक्स? Wonderful. Now this brings me to a very amazing topic. हम्म. You said I have a goal. हम्म. I have a goal. तो गोल तीन तरह के होते हैं. One is a goal जो आपने कहा, I have a goal. This is the outcome that I want. ऑलराइट. Outcome that I want. यस. Right? ये मेरा गोल है. तो अंडरस्टूड. इसको कहते हैं आउटकम गोल. देखो ये आखिरी नतीजा ये चाहिए, रिजल्ट. रिजल्ट. आउटकम गोल हुआ. उसके बाद आता है परफॉर्मेंस गोल, कि मेरा परफॉर्मेंस ये लेवल पे होगा या मेरा एग्जीक्यूशन ये लेवल पे होगा, तो मेरे को आउटकम मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा. उसके बाद तीसरा आता है जिसको कहते हैं प्रोसेस गोल.
अगर मैं इस प्रोसेस से गुजरा तो मेरा एग्जीक्यूशन ये लेवल का आएगा, तो मेरा एग्जीक्यूशन ये लेवल का आया तो मेरे को ये नतीजा मिलने वाला है। तो आपको ये 3 चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपने ये 3 चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कागज़ के ऊपर। इस प्रोसेस से मैं गुजरूं तो मेरा एग्जीक्यूशन ये लेवल का आएगा जिसकी वजह से मुझे आउटकम मिलेगा। उसके Outcome बाद goal, हाँ then process goal, एग्जीक्यूशन गोल execution goal. या इसको परफॉर्मेंस गोल भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन गोल। उसके बाद आता है प्रोसेस गोल। Process. इस प्रोसेस से गुजरूंगा तो ये लेवल का एग्जीक्यूशन आएगा, ये लेवल का एग्जीक्यूशन आया तो ये नतीजा, ये रिजल्ट, ये आउटकम मुझे मिलेगा। ये 3 चीज़ें कागज़ के ऊपर डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रोसेस पकड़ के रखना है। इस दुनिया में हर चीज़ का प्रोसेस मैं पहले 2 बार कह चुका हूँ, ये तीसरी बार बोल रहा हूँ। डिप्रेस होने का प्रोसेस है, ओबीज होने का प्रोसेस है, बर्नआउट का प्रोसेस है। कोई रातों रात ओबीज नहीं होता, डिप्रेस नहीं होता, बर्नआउट नहीं होता है। उसी तरह गोल अचीव करने का प्रोसेस है, वो डिफाइन करना पड़ेगा, वो कागज़ पे आना चाहिए। फिर आपको सिर्फ प्रोसेस पकड़ के रखना है। अगर प्रोसेस पकड़ के रखोगे तो एग्जीक्यूशन उस लेवल का आएगा और आउटकम भी आएगा। पर हमको कोई ये कहता नहीं है कि ये 3 अलग अलग तरह के गोल होते हैं जो डिफाइन करने हैं। फिर जब प्रोसेस में जाएंगे और प्रोसेस पकड़ के रखेंगे तो एग्जीक्यूशन होने वाला है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, पर हम कभी प्रोसेस में नहीं जाते हैं। हम आउटकम देख लिया, अच्छा यहाँ जाना है, फिर हमको बोलेंगे अब उसको विजुअलाइज करो, उसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है ना, अब विजुअलाइज करेंगे, क्या उससे एक्शन आता है? नहीं Okay, आता है। so let's say I want to sell 100 products in a year. Okay, so this is my outcome goal. आउटकम गोल। Now, what would be my execution goal? एग्जीक्यूशन गोल ये होगा कि अगर 100 प्रोडक्ट बेचने हैं तो आप कितने लोगों को मिलोगे तो 100 बिकेगा। अच्छा, okay. हाँ, इज द एग्जीक्यूशन गोल। हाँ, all right. ठीक है, अब आप 100 लोगों को 100 प्रोडक्ट बेचने तो सबसे पहले डिफाइन ये होगा कि कितने लोगों को बेचो मिलोगे ताकि 100 Based on the previous data जो भी बेस्ड आप ऑन योर ट्रैक रखा। हाँ, track. फिर दूसरा चीज, आप प्रोसेस में जाओगे। हाँ, प्रोसेस में अब इतने लोगों को मिलने के लिए मेरे को कितने लोगों का कांटेक्ट करना पड़ेगा? 1। मेरे को अपना माइंडसेट कैसा मेंटेन करना पड़ेगा? 2। मेरी सेलिंग स्किल्स को मैं कैसे इंप्रूव करूंगा? 3। all right. और मेरे क्लोजिंग स्किल्स को मैं कैसे इंप्रूव करूंगा? 4। यह सम वेरी बेसिक थिंग, इसको डिटेलिंग में बहुत डिटेल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल. सम वेरी बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड। अब ये 4 प्रोसेस गोल में 4 चीजें मैंने डिफाइन की, अब मेरे को ये 4 पकड़ के रखनी है और मैं 4 लगातार रोज करता रहूंगा तो मेरा एग्जीक्यूशन उस लेवल का आएगा और मेरे को वो 100 प्रोडक्ट बेचने हैं तो बिकेंगे। पर प्रोसेस ही नहीं पता है ना, प्रोसेस डिफाइन नहीं हुआ कभी। उस प्रोसेस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइंडसेट। मैं अपना माइंडसेट कैसे मेंटेन रखूंगा? I was just about to make this point कि आपने mindset पे emphasize किया That's था right. while quoting this That's process goal. तो उसके अंदर भी माइंडसेट अगर नहीं है तो प्रोसेस गोल आपका अधूरा है कि यू विल नॉट डू इट टिल द टाइम यू फील लाइक डूइंग इट। तो again you have to go back to your psychological That's true. understandings कि आपके क्या fears हैं, True. what's stopping you, That is how are you taking external circumstances That is true. personally. See, I usually use the term TFP, हाँ, thought, feelings and perception. हाँ, So how do you think, feel and perceive about yourself? 1. think, feel and perceive and perceive. about yourself. Perceive is your self image जो आपके mind में. Then how do you think, feel and perceive about your ability to achieve your goals? अगर you think, feel and perceive about your ability to achieve your goals मैच नहीं करता है, it is not possible. Execution कभी नहीं आएगा. It's all about TFP, think, feel and perceive.
ओके। अगर ये आपके गोल को मैच करता है तो ही आपने जो भी प्रोसेस भी डिफाइन किया ना वो प्रोसेस पे अमल भी तभी होगा. हम्म When this happens, हम्म that is when you start feeling like doing things हम्म and you do things. हम्म So there are some people who are blessed. They just keep on feeling like doing things. They keep on doing things. Hmm. They are very few in the world. शायद 100 में 4-5 मिलेंगे ऐसे. हम्म इसको गुड लक कहते हैं. हम्म और 100 में जो 95 है ना, they never feel like doing things. इसको बैड लक कहते हैं. हाँ हम्म क्योंकि पीपल हु फील लाइक डूइंग थिंग्स उन्होंने उसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डाला है हम्म और उनको ये भी नहीं पता है कि उनका एक्शन क्यों आ रहा है, हम्म पर आ रहा है ना. हम्म दैट इज व्हाई इट इज लक. हम्म विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग विद इन, without putting any conscious efforts on doing it, it is happening for them by default, by chance. That is why it is called good luck. और जिन लोगों के लिए नहीं हो रहा है ना, वो सोच समझ के ऐसा कर रहे हैं क्या? वो हो रहा है उनके लिए ऐसा हाँ by default, by chance, इसलिए उसको बैड लक कहते हैं. बिल्कुल. ठीक है. सो आई हैव 26 definitions of luck. Oh. सारे ऐसे हैं. ठीक है. They are all about performance and execution. So I do workshops जिसका टाइटल होता है क्रिएट योर लक. इसमें ये 26 डेफिनेशंस मैं समझाता हूँ एंड हाउ टू पुट इट इन प्लेस सो दैट यू स्टार्ट क्रिएटिंग लक. एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता. कोई रोल ही नहीं है. सी अगर बिजनेस कर रहे हैं ना तो हम बिजनेस शुरू करते हैं. कैसे करते हैं? वी हैव एन आइडिया. वन, वी हैव अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. वी हैव अ क्वालिटी. वी हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे पास कुछ लोग होते हैं, कुछ फंडिंग होता है, कुछ फाइनेंस होता है. हमारे पास कोई कोई प्रोसेस होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई मार्केटिंग होता है, कुछ सेल्स होता है. ये सब हमारे पास होता है. इसके बगैर तो बिजनेस नहीं हो सकता है. तो ये सब चीज़ें हम जमा करते हैं और हम बिजनेस शुरू करते हैं. बस यही सबसे बड़ी समस्या है. फिर हम ये मान लेते हैं कि ग्रोथ इसी से होगी. इसको मैकेनिक्स ऑफ बिजनेस कहते हैं. मैकेनिक्स से ग्रोथ नहीं होगी. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस. ग्रोथ सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस से होगी. इफ यू लुक एट द ग्रोथ पाई, 80% of growth is because of psychology of business, and only 20% of growth is because of mechanics of business. And the fact, all over the world, most businesses they don't even grow 20%, क्योंकि उनको mechanics भी सही नहीं आता है ना. This is a prime reason for struggle. लोगों को पता ही नहीं है. There is something called psychology of business, जो सारा मेरे अंदर है. हाँ, आज ही मैं सुबह सुन रही थी कि योर बिजनेस इज नथिंग बट द इम्प्रेशन ऑफ योर बिजनेस ओनर. ठीक है. सी अभी कुछ दिन पहले देयर वाज अ बिजनेसमैन लाइक वी आर टॉकिंग. ही सेड आई वांट यू टू कम टू माय ऑर्गेनाइजेशन. मेरे टॉप लीडर्स के साथ काम करिए और आई वांट यू टू मेक देम अकाउंटेबल. उनके अंदर ओनरशिप आना चाहिए. तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो एट टाइम्स आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर. मैंने कहा आपने कहा ये कि आप मेरे लीडर्स को अकाउंटेबल बनाओ. मेरे को ये सुनाई दिया कि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ. बोले ऐसा कैसे कह सकते हो? वो थोड़ा नाराज हो गए. मैंने कहा योर टीम इज योर रिफ्लेक्शन. अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो तो ही आपकी टीम अकाउंटेबल नहीं है. अगर आप अकाउंटेबल होते तो आपकी टीम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अकाउंटेबल ही होती. ट्रू इन अ वे. दैट इज साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस. एवरी बिजनेसमैन वांट्स द टीम टू बी अकाउंटेबल. खुद को अकाउंटेबल नहीं होना है. दैट इज व्हाई पीपल डोंट ग्रो. The arithmetic is fairly simple. Your business will match you. Your growth as an individual, as an human, as a business leader. आपका बिजनेस आपको मैच करेगा. आपके प्रोडक्ट को, आपके मैकेनिक्स को कभी मैच नहीं करेगा. आपकी टेक्नोलॉजी को कभी मैच नहीं करेगा. It will match your growth as a business leader. That is what your business growth will match. That is psychology of business. हाँ, लेकिन कुछ लोग who work under somebody they have an accountability mechanism. हाँ, लेकिन जो entrepreneurs हैं या That's जिनके personal goals हैं That's it. उनको किसी को accountable होना नहीं है. That's it. तो how can they set an accountable framework या
कैसे कर सकते कि कोई एक में भी चेक वाला स्टेप आए? हायर अ कोच, सिंपल। हायर अ कोच। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जैसा नहीं आया अभी तक कुछ। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। ऑर्गेनाइजेशंस में एक हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉट सो हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क देखते हैं आप? केपीआई का फर्क है लीडर्स के। अच्छा, कीप पीपल इन्फॉर्म्ड, कीप अच्छा पीपल ये वाले इंटरेस्टेड, केपीआईज़ का? कीप पीपल इंस्पायर्ड। आई थॉट कि कोई मैकेनिज़्म होगा जिससे वो केपीआईज़ केपीआई इट इज साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस, हुँ, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। हुँ, लीडर शुड मेक श्योर कि वो टॉक्सिसिटी ऐड नहीं कर रहे हैं। हुँ, दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन हाई परफॉर्मिंग टीम्स एंड नॉट सो हाई परफॉर्मिंग टीम्स। हुँ, ये सबसे बड़ा फर्क है। इट्स हुँ, ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस। देयर इज दिस रीड फ्रीडमैन नाम है, अगर मुझे सही याद आ रहा है, उन्होंने सिलिकॉन वैली पे बहुत स्टडी किया। हुँ, उन्होंने उसके ऊपर बोला भी बहुत है, उस पर लिखा भी बहुत है। उनका कोट है, वो कहते हैं सिलिकॉन वैली इज अ माइंडसेट, इट इज नॉट अ प्लेस, इट इज नॉट एन आईटी हब, इट इज अ माइंडसेट। दैट इज वाई जो कंपनी सिलिकॉन वैली में एस्टेब्लिश होती है वो बहुत बड़ा काम करते हैं, बिकॉज सिलिकॉन वैली इज अ माइंडसेट। तो मेरा सवाल है, व्हाट इज योर माइंडसेट, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भी माइंडसेट होता है हुँ। जो बिल्ड करना पड़ता है, वैसे ही नहीं होता है। जिनका ऐसे ही होता है उसको गुड लक कहते हैं। स्मॉल बिज़नेसेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक रिसर्च का प्रोसेस होता है। रिसर्च से स्ट्रैटेजी आती है, स्ट्रैटेजी के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। पर जो कि बहुत बड़े बिज़नेसेस नहीं हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज़ फर्म्स, राइट। वो लोग रिसर्च में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि वो कट ऑफ पॉइंट ही भूल जाते हैं कि हमें कब से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। अब सी इसमें एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट शेयर करूंगा। हुँ, देर आर क्या कहते हैं उसको, लाइफ फुलफिलमेंट एरियाज। हुँ, व्हाट डज व्हाट हाउ डू यू गेट फुलफिल्ड इन लाइफ, व्हाट गिव्स यू फुलफिलमेंट इन लाइफ? हुँ, तो इसमें देर आर 5 डिफरेंट थिंग्स, है ना। द फर्स्ट इज कॉल्ड नोइंग। आई गेट फुलफिलमेंट इन नोइंग। मैंने अपने दोस्त की बात ही ना 3000 किताब पढ़ ली है। ही गेट्स फुलफिलमेंट इन नोइंग, ही विल कीप ऑन नोइंग थिंग्स। हुँ, उसको फुलफिलमेंट मिल गया ना, अब एक्शन या रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? फुलफिलमेंट तो मिल गया। हुँ, इज अ वन बिग थिंग विच विल स्टॉप पीपल फ्रॉम एग्जीक्यूशन अदर देन द फियर्स एंड डाउट्स। हुँ, द सेकेंड एरिया, द सेकेंड इज कॉल्ड डूइंग। पहला नोइंग, दूसरा डूइंग। द पीपल हु आर बिजी डूइंग थिंग्स, हुँ, पर वो चीज़ें करने से उनको रिजल्ट क्या मिलता है उनको मालूम ही नहीं है, उनका फोकस ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी बिजी। द क्वेश्चन इज, आर यू बिजी और आर यू प्रोडक्टिव? हुँ, द आंसर इज, यू आर बिजी। बिजी बिकॉज दे गेट फुलफिलमेंट बाय डूइंग थिंग्स। अब फुलफिलमेंट मिल गया ना तो रिजल्ट का नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है, मेरे को फुलफिलमेंट तो मिल गया। हुँ, तो आफ्टर डूइंग डूइंग कम्स रिलेटिंग। ठीक है, तो दिस आर द पीपल हु रिलेट विथ अदर्स। उसके पास मर्स है, हुँ, मेरे को भी मर्क लाना चाहिए, हुँ, तो वो मर्क के लिए काम करेगा। दे आर बेटर देन नोइंग एंड डूइंग। हुँ, हिज मोटिवेशन ऑफ वर्किंग इज रॉन्ग, हुँ, पर वो उस मोटिवेशन से भी काम तो कर रहा है, उसको रिजल्ट तो इंप्रूव हो रहा है लाइफ में, हुँ, इज बेटर। हुँ, एक्शन तो आता है ना उसका, हुँ, बिकॉज ऑफ रिलेटिंग। रॉन्ग रीजन टू वर्क, दैट्स फाइन, हुँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग रीजन टू वर्क, हुँ, पर एक्शन तो आ रहा है ना। हुँ, तो दिस आर सम अमेजिंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ये भी चीज़ है जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन या आता है या नहीं आता है। एंड देन देर आर पीपल हु गेट फुलफिलमेंट इन हुँ, गेटिंग थिंग्स। दे आर बेटर देन रिलेटिंग। हुँ, रिलेटिंग उसके पास है, मेरे पास होना चाहिए। गेटिंग मेरे को चाहिए, हुँ, मेरे को चाहिए, उसकी वजह से वो काम करेगा। हुँ, दिस आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, हुँ, वेरी वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड जो इस फेज में होते हैं या ये चीज़ उनको फुलफिलमेंट देती है। हुँ, लास्ट, नॉट द लीस्ट बट द बेस्ट, इज कॉल्ड बीइंग। ओह! Knowing, doing, relating,
गेटिंग एंड बीइंग। मैं कैसा व्यक्ति बन गया, Hmm. what is my being state, what is the type of person I become, Hmm. that is the ultimate thing, the ultimate thing that can give you fulfillment, and these are the only people who reach the peak, the top in the world. Hmm. बाकी के आगे के दो तो कुछ नहीं करवाएंगे, नोइंग एंड डूइंग। Hmm. ये गेट वो रिलेटिंग वाले कुछ करेंगे, गेटिंग वाले उससे अच्छा करेंगे। Hmm. बीइंग सेट पीपल, देयर फोकस इज ऑन बिकमिंग, Hmm. दे विल डू समथिंग आउटस्टैंडिंग इन देयर लाइफ। Hmm. हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता है ना, तो पेरेंट्स स्टूडेंट्स जाके ये पूछते हैं, और पेरेंट्स भी ये पूछते हैं कि भैया पैकेज कितना मिलेगा। क्या कभी सुना है कोई पेरेंट को ये जाके पूछते हुए कि मेरा बच्चा क्या बन के निकलेगा, आप उसके अंदर क्या परिवर्तन लाओगे, वॉट विल बी हिज बीइंग स्टेट, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी बीइंग स्टेट को मैच करेगा, नॉट योर नॉलेज, नॉट योर एक्शन, not your sales, not your marketing, not your strategies. The results will match your being self. That is a fact. That is psychology of business. We need to put it in place. तब जाके outstanding breakthrough growth होती है, बाकी not possible. So when I say I have a track record, it is because I can put this in place. ये काम मैं करता हूँ, 2010 से करता हूँ, of building that mindset of the organization. Ensuring that the founder gets into a being state, which is like so amazing place to be. आपको एक कोई कंपनी का केस स्टडी शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने जिनको कंसल्टेंसी दिया है एंड दे हैव गॉट ट्रांसफॉर्म्ड एंड देयर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी गॉट इम्प्रूव्ड? तो बहुत सारी है, एनीवन, बहुत योर सारी। फेवरेट वन? See, I was working with this. I'll not name the company. I'm not allowed, because we have a confidentiality clause. कोचिंग का ये सबसे बड़ा नियम है, जो कोच अपने क्लाइंट का नाम दे रहा है वो अनएथिकल प्रैक्टिस करता है। अगर आप दुनिया के बेहतरीन कोचेस की वेबसाइट देखोगे, उस पर केस स्टडी मिलेगा, क्लाइंट का नाम नहीं मिलेगा। दैट इज एन एथिकल प्रैक्टिस इन कोचिंग। ठीक है, सो आई कैन नॉट नेम एनी क्लाइंट। देयर इज दिस कंपनी, दे रादर आर, अभी तो उनके साथ मैं काम नहीं करता, पहले उनके साथ काम करता था, क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद उनको लगता है अब हमको ज़रूरत नहीं है। आई वर्क विद देम फॉर 4 years, देन उनको लगा अब हमको ज़रूरत नहीं है, फाइन वी पार्ट। एंड आई ऑलवेज से कि आप 1 साल में मेरे को छोड़ दो तो मैं किसी और के साथ जाऊँ। तो ज़्यादातर लोग मेरे को छोड़ते नहीं है, कि उनको पता है कि ये होगा तो ग्रोथ फास्ट होगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑलवेज। तो अब इनके साथ काम करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें, मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम ज्ञान देना नहीं है। माई रोल इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस, माई रोल इज़ नॉट टू गिव नॉलेज। जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना माइंडसेट बिल्ड होगा। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आई बिल्ड अवेयरनेस। वन ऑफ माई कोर स्ट्रेंथ्स इज बिल्डिंग पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। व्हेन यू हैव अ पर्पस फॉर डूइंग समथिंग, यू डू अमेजिंग थिंग्स। व्हेन यू डोंट हैव पर्पस, तो ठीक है कुछ कर लेते हो। तो पर्पस आइडेंटिफाई करने के बाद यू आइडेंटिफाइड वैल्यूज, नाउ यू मेक श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज वैल्यू ड्रिवन। दैट इज वन ऑफ माई कोर स्ट्रेंथ्स। तो अभी व्हेन वी गेट इनटू पर्पस एंड वैल्यूज, ठीक है, तो इनको मैंने बहुत सारे सवाल पूछे पर्पस आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा पर्पस क्या हो सकता है, हमारा अस्तित्व क्यों है, दैट इज द पर्पस, व्हाई डू वी एग्जिस्ट। हम ये करने के लिए हमारा अस्तित्व है। ठीक है, ये वैल्यू ऐड करने के लिए हमारा पर्पस है। वी एग्जिस्ट टू ऐड दिस वैल्यू टू द सोसाइटी, टू पीपल एट लार्ज, टू द कंट्री। तो व्हाट वैल्यू डू यू ऐड, नाउ दैट इज द प्राइम पर्पस। तो उनको मैंने बहुत सारे सवाल किए। पर्पस आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं सवाल बहुत सारे करता हूँ, कोई एक ट्रिगर करता है जिसमें से आगे बढ़ के पर्पस आता है। तो उनको एक सवाल ट्रिगर किया। द क्वेश्चन वाज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है व्हेन यू एग्जीक्यूट? दे आर इन अ प्रोजेक्ट कंपनी, डिज़ाइन करते हैं,
फिर उसको सब चीज़ों को बनाते हैं, फिर उसको जाके कमीशन करते हैं, हम्म ठीक है। कमीशन करने के बाद उसको चला के दिखाते हैं और फिर साइट छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर प्रोजेक्ट में हम लास्ट होते हैं। हमारे पहले बहुत सारी एजेंसीज काम करके लेट उन्होंने किया था, पर चूंकि हम लास्ट है तो गाली हम सुनते हैं। जबकि हमने कहा था कि हम काम 25 दिन में करेंगे, हमने तो 25 दिन में ख़त्म किया, हम्म पर चूंकि आगे वाली एजेंसीज ने लेट किया था तो प्रोजेक्ट डिले हुआ। वो गाली हम सुनते हैं। हम्म दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। सोचा था ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये उनको भी तब पता चला जब मैंने उनको बहुत सारे सवाल पूछे, हम्म तब दे कुड आइडेंटिफाई, ओह दिस इज आवर प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस, द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस। ठीक है। तो मैंने कहा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्पस क्या हो सकता है। आपका अस्तित्व ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, तो एक पर्पस स्टेटमेंट आप डिफाइन करिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओह हम्म एंड दे केम अप विथ अ पर्पस स्टेटमेंट। और वहाँ पे सारे टीम मेंबर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स, और जस्ट द लीडर्स, जस्ट द फाउंडर्स। जस्ट द जब फाउंडर्स। वैल्यूज करते तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स होते हैं। ऑलराइट। व्हेन वी फाइनलाइज द वैल्यूज, हाँ। ठीक है, उस वक्त सब होते हैं। हम्म पर getting to the purpose, it is only the founders or maybe the top leaders of the organization at times. हम्म But when we're into values, तो बहुत सारे लोग होते हैं। ऑलराइट। ठीक है। फिर तो ये पर्पस आइडेंटिफाई हुआ, वैल्यूज आइडेंटिफाई हुए, हम्म ठीक है। तो देयर पर्पस वाज टू गिव पीस ऑफ माइंड टू ऑल स्टेक होल्डर्स। अमेजिंग पर्पस, isn't it? We exist to give peace of mind to all stakeholders. प्रॉफिटेबली। अमेजिंग पर्पस। वो पर्पस ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो इट इज़ रॉन्ग, पर्पस नहीं है। पर्पस इज ऑलवेज बिगर देन मी, माई ऑर्गेनाइजेशन, माई मनी, माई टर्नओवर। पर्पस इज ऑलवेज बिगर देन मी एंड इट एड्स वैल्यू इन लाइफ्स ऑफ पीपल। तो वो पर्पस है, नहीं तो नहीं है। वैल्यूज आए। नाउ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज, उनके सारे प्रेजेंटेशन में उनका हर बार प्रेजेंटेशन बिगिंस विथ पर्पस, दिस वाई वी एग्जिस्ट, क्लैरिटी। these are the values that we follow। और उनका क्लोजिंग परसेंटेज 10 में से 6 हो गया। ओह वाओ। वो लोग तो वही है, हम्म वो लोग तो वही है, उनके स्किल्स भी वही है, उनका टेक्नोलॉजी भी वही है, उनकी टीम भी वही है, उनके टीम के स्किल्स भी वही है। When I started working with them, there were 36 people, entire team। जब मैंने उनके साथ काम बंद किया नहीं, एक ही साल की बात करते हैं, एक साल मेरा ख़त्म हुआ, तब उनकी टीम में 38 लोग थे, 2 बड़े। जब मैंने काम शुरू किया दैट टर्नओवर वाज 8 करोड़। मैंने जब काम बंद किया उनके साथ दैट टर्नओवर वाज 19 करोड़। ओह और 5 करोड़ उघरानी बाकी थी। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग इट वाज 25 करोड़। मैं तो वही गिनता हूँ जो बैंक में आ गया। हाँ, नाइस। दिस इज साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस। हाँ, बट फॉर फाउंडर्स इट सीम्स रिलेटेबल, लेकिन हाउ डू यू ट्रिकल डाउन टू पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फाउंडर्स, या जो डायरेक्टली आपसे कंसल्टेशंस नहीं ले सकते, देखिए बात दूसरे बहुत सिंपल है, एम्प्लॉइज? बात बहुत सिंपल है। मेरे को बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मिलते हैं जो कहते हैं आप मेरी टीम को बिल्ड करो, हाँ। ठीक है, मेरी टीम को ट्रेनिंग दो, ठीक है, मेरी टीम को कोच करो, फाइन। तो आई टेल देम समथिंग वेरी सिंपल। अगर एक ट्रेन है तो देयर इज एन इंजन और डब्बे होते हैं बहुत सारे, 10 15 20। तो डब्बों की सर्विसिंग करने से ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी? ट्रेन की स्पीड कैसे बढ़ेगी? आप इंजन का हॉर्स पावर बढ़ाओगे तब ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। डब्बों की सर्विसिंग करने से ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ती है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिजनेसमैन फेस। उनको इतना बेसिक समझ में नहीं आता है। अगर इंजन फास्ट चल रहा है, डब्बा फास्ट चलेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है।
तो हाँ। डब्बे का सर्विसिंग नहीं करना है यार, इंजन का हॉर्स पावर बढ़ाना है, हम्म। तब स्पीड बढ़ती है ट्रेन की। कितना हमारे समझना बहुत आसान है, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हाँ। जिनकी समझ में आती है, मेरे क्लाइंट्स होते हैं, नहीं समझ में आती, गॉड ब्लेस यू। Hmm. Nice punchline. हाँ. सो यू आस्क्ड वन थिंग, एग्जीक्यूशन की आप बीच में बात कर रहे थे और हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो गया, Hmm. ठीक है? तो इट इज वेरी सिंपल, आई रिपीट द सेम थिंग अगेन, यू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, Hmm. okay, you not do it. And to make sure you feel like doing, I tell you, you need a strong purpose. If you have a strong purpose, it is purpose that brings motivation. Hmm. 100 करोड़ में मोटिवेशन नहीं है, सीरियसली। पर ये जो अभी पर्पस स्टेटमेंट बताया ना, गिविंग पीस ऑफ माइंड टू ऑल स्टेक होल्डर्स, उसमें मोटिवेशन है। Hmm. इट्स अ फैक्ट, Hmm. ठीक है? भगवान ने पांडवों को ये कहा था, बदला लेने के युद्ध नहीं करना, तुम्हारी जमीन जायदाद वापस लेने के लिए युद्ध मत करना, अगर दुनिया में धर्म की स्थापना करनी है तो ही युद्ध करना। योर पर्पस शुड बी बिगर देन यू। दिस मैसेज मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान ने दिया था, कृष्ण ने दिया था Hmm. कि अगर आपका पर्पस आपसे बड़ा है तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। इसलिए वो दुर्योधन के साथ नहीं थे, अर्जुन के साथ थे, क्योंकि अर्जुन का पर्पस उससे बड़ा था और दुर्योधन का पर्पस था मैं, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, Hmm. था ना? Hmm. Hmm. ये डायरेक्ट मैसेज मिलता है, पर इस पे कोई बात ही नहीं करती, सारी कथाएं हो रही है, कोई ये नहीं कहता। Hmm. आई फाइंड इट सो फनी, जो हमको इतने अच्छे अच्छे मैसेज, ऐसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। आप किसी दिन बोलो तो हम भगवत गीता करेंगे, बिल्कुल. ठीक है, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, हाँ. क्योंकि भगवत गीता लोग करते हैं ना, कॉर्पोरेट्स, हाँ. भागवत गीता लीडरशिप, Leadership. भागवत गीता ग्रोथ, Hmm. भागवत गीता। तो क्या भगवान ने भागवत गीता तब सुनाई थी जब बहुत सारे राजा बैठे थे और उन्होंने बोला था राज कैसे करते हैं? तब नहीं सुनाई थी। नहीं. कंटेक्स्ट क्या था? वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड एक दिन कहता है आई विल नॉट परफॉर्म, सही है? सही है. And one of the best performance coaches in the world ever, he comes in, takes 45 minutes, हाँ. 18 adhyayas and 700 sloks, make sure that he performs. It is a performance coaching encyclopedia of the world. Hmm. Oh, I would love to have you back. अब भागवत It गीता. is a performance coaching encyclopedia of the world. मैंने सारा performance coaching वहीं से सीखा है. I am giving my secret. मैं कहाँ से सीखा मैंने? तो मैंने वहाँ से सीखा है, पूरा पूरा परफॉर्मेंस कोचिंग जो मैं करता हूँ सब वहाँ से सीखा है। परफॉर्मेंस कोचिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? आप आपका प्रोसेस भी फ्रेम कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट 100%, फिलॉसफी. 100%। इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन, उसको अप्लाई कैसे कर, नॉलेज है, हाँ. उसको अप्लाई करना है। हम्म. बस समस्या वही आती है ना, वे अप्लाई नहीं कर पाते हैं लोग। हम्म. मेरे पास ट्रैक रोड है क्योंकि मैं उस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ हम्म. और अप्लाई करवा भी सकता हूँ, बोथ। हम्म. ऐसा कहते हैं कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनका कोई रिचुअल होता है, जैसे किसी के मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, गुड क्वेश्चन। किसी के नाइट Very good रिचुअल्स question. होते हैं, Yes. बट देन दे फॉलो समथिंग वेरी गुड। दैट गेट्स देम इनटू दैट जोन. Very डू यू आल्सो Very बिलीव दैट, या आप फॉलो करते हैं? सी जोन, अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रेथ वेट की बात की थी, हाँ. ठीक है? ब्रेथ वेट के पास कोई रिचुअल नहीं था, हम्म. ही जस्ट गॉट इनटू द जोन, ही जस्ट गॉट इनटू द जोन। ये जो हाई परफॉर्मेंस स्टेट है या जोन है, इस पे बहुत रिसर्चेस हुए पूरी दुनिया में, और ये सारे रिसर्च हुए हैं एडवेंचर एथलीट्स पे। हम्म. सारे रिसर्च एडवेंचर एथलीट्स पे हुए हैं। तो एडवेंचर एथलीट क्या होता है? जो अपनी जान को जोखिम में डालता है, एडवेंचर एथलीट। हम्म. केकिंग करते हैं, एडवेंचर एथलीट, ठीक है? एक पैराशूट लेके 100 माले की 120 माले की बिल्डिंग से कूद जाते हैं, एडवेंचर एथलीट, ठीक है? सर्फिंग करते हैं,
पर सर्फिंग करते हैं 50 60 70 80 फीट की वेव होती है, उस पर सर्फिंग करते हैं। एडवेंचर एथलीट, नॉर्मल सर्फिंग को एडवेंचर एथलीट नहीं कहते हैं। हम्म तो ये ऐसे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है इस दुनिया में जिसमें रोज जान का जोखिम है। जब भी वहाँ गए यू आर रिस्किंग योर लाइफ। आई गिव यू वन एग्जांपल, इसकी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, सिर्फ इसके एग्जांपल दूंगा तो एक एपिसोड हो जाएगा। सी, अभी एक बंदा 120 माले के टावर से कूद जाता है पैराशूट लेके, तो फैक्ट ये है कि पैराशूट को स्टेबलाइज होने में 7 सेकंड लगते हैं। ओपन गेट स्टेबलाइज्ड और इजी फ्लो करेगा, 7 सेकंड लगते हैं। 120 माले के टावर से नीचे आदमी पटक के फिर ऊपर चले जाए, उसको 9 सेकंड लगते हैं। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, इट इज कॉन्शियसली नॉट डूएबल। फिर इनमें से कोई नहीं मरता। दे गेट इनटू दैट जोन, और वो 1 और 1.5 सेकंड के बीच का जो स्पेस है, 1 और 1.5 सेकंड के बीच का जो स्पेस है, उसमें उनका पैराशूट खुल जाता है। इसलिए एक्सीडेंट भी नहीं होता, कोई मरता भी नहीं है, बिकॉज दे गेट इनटू जोन स्पॉन्टेनियसली। उनके पास कोई रिचुअल नहीं है, पर उनके पास जोन में जाने का प्रैक्टिस है। हाँ, बिना रिचुअल के। ठीक है, जोन में जाने का प्रैक्टिस है। अब ऐसे ही स्टडीज हुए हैं बहुत सारे लामास पे, तिब्बतियन मॉन्क्स। ठीक है, तो तिब्बतियन मॉन्क को इस लैब में लेके गए, ब्रेन को पूरा वायर वायर करके मॉनिटर कर रहे हैं स्क्रीन पे। इसी तरह एडवेंचर एथलीट्स को लेके गए, वायर वायर करके स्क्रीन पे मॉनिटर कर रहे हैं, और उनको कहा गया लाइक वी वांट यू टू गेट इनटू जोन, प्रैक्टिस। मंक्स कुडंट डू इट, ये सब कर पाए। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज बेटर, एडवेंचर स्पोर्ट्स या 8-10 आवर्स ऑफ मेडिटेशन डेली? इनका तो कितना प्रैक्टिस है। सीनियर टिबेटन मॉन्क्स 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा रोज का मेडिटेशन, they couldn't do it. These guys could do it. What is better? Adventure sports? बहुत बड़ा सवाल है। What is better? Adventure sports or meditating for 8-10 hours daily? If you want to get into zone, adventure sports is always better. Always, anytime better if you want to get into zone. ठीक है, तो मेडिटेशन का पर्पस अलग है, जोन का पर्पस अलग है। दैट इज टू बी अंडरस्टूड। तो आप रिचुअल जो भी प्रैक्टिस करोगे ना, इट हैज टू बी प्रैक्टिसिंग गेटिंग इनटू जोन। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कब जोन में हो? वहां से तो शुरुआत होती है। यू हैव टू गो विद इन, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, यू हैव टू बी अवेयर, ओह दिस इज माय जोन, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। That's how you get into that practice of being in zone more often. More often. स्टडी ये कहता है कि एक बार बंदा जोन से निकल गया, उसके बाद उसको 45 मिनट लगता है टू गेट बैक इन जोन। Endless number of studies which have already happened. This study comes from neuroscience. Takes 45 minutes to get back in the zone. ठीक है, इसका मतलब we keep on like going on and off, on and off, on and off, on and off. जोन आया गया, आया गया, आया गया। दिन में 2-3 बार आया तो बहुत अच्छी बात है, कई लोग दिन में एक बार भी नहीं आता। ठीक है, पर ये जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे रिसर्च जो मैंने कहा था 3 minutes in 1 hour जोन, 5% ऑफ वर्किंग टाइम इन जोन, ये जितना प्रैक्टिस होगा वो 3 मिनट का 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट होगा इन द जोन। पर क्या आपको पता है आपका जोन क्या है? आर यू अवेयर? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? हाउ दिस इज माय जोन। जब मेरे को ये विचार आता है गेट इन जोन, जब मेरे को ये फील आता है गेट इन जोन, जब मेरे सामने ये काम आता है गेट इन जोन, अवेयरनेस नहीं है ना, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? First step is you be aware of this, and the ritual is you practice getting into that zone day in day out, दिन में 2, 5, 10, 15, 20 बार।
तो यही रिचुअल बना लो इन स्पाइट ऑफ Yes. मेकिंग अदर थिंग्स योर That's रिचुअल। true. हाँ, The biggest and the best riches is practicing zone. हाँ। पर पहले पता तो होना चाहिए ना मेरा कि हाउ zone. डू यू एक्सपीरियंस बीइंग इन दैट That's true. ज़ोन? पहले ये तो पता होना चाहिए, अवेयरनेस तो आना चाहिए, आइडेंटिफाई तो होना चाहिए. हुँ। The step one is be aware, identify your zone. If you're not able to do that, hire a coach हुँ, and then practice zone. So there are triggers. Neuroscience ने बहुत बढ़िया स्टडी किया है. There are triggers. There are 10 triggers of individual zone and there are 10 triggers for team zone. हुँ, आप ये 10 triggers implement करोगे तो आप पर्सनली जोन में ज़्यादा जाओगे एज एन इंडिविजुअल. एंड व्हेन यू इम्प्लीमेंट दिस 10 triggers in a team situation, एज अ टीम ये लोग जोन में ज़्यादा रहेंगे. तो न्यूरोसाइंस तो बहुत अलग लेवल पे जा चुका है. अमेजिंग रिसर्च इज हैपनिंग. ठीक है. टीम के लिए कोई ट्रिगर्स आप बता सको तो? वन ट्रिगर इज ऑटोनॉमी. हुँ, और कोई टीम को ऑटोनॉमी देता नहीं है. हुँ, हुँ, ऑटोनॉमी इज अ बिग ट्रिगर, बिग टाइम ट्रिगर. हुँ, और ऑटोनॉमी कोई देता नहीं है टीम को. ठीक है. फीलिंग इन कंट्रोल is a big time trigger. Teams Team- never feel in control. हुँ, They always feel controlled. हुँ, तो सारा कल्चर है ना एंटी जोन है. हुँ, जोन प्रमोट करे ऐसा कल्चर ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस में. हाँ, So the best of the best of the organization which are like, prone to high level trainings or like next level trainings in the world, they have shifted to zone, हाँ, training zone. ट्रेनिंग ज़ोन्स। उन्होंने अपना ट्रेनिंग शिफ्ट किया. हुँ, अपने आप पता ही नहीं है लोगों को कैसा कुछ एक्सिस्ट करता है. तो हम बहुत पिछड़े हुए लोग हैं इन इंडिया. हुँ, ऐसा कहने में दुख भी होता है पर कांट हेल्प इट. हुँ। हम लोग तो कितना कैजुअली यूज़ करते हैं ना कि आई वाज़ ज़ोन्ड आउट। zoned out. That's true. या आई एम ज़ोन्ड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट That's true. हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर अस टू से दैट, और इसका हमारे माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? See, I am हुँ, is my being state. याद रखना है इस चीज को. हाँ, तो any and every I am which does not assist my growth, हुँ, उसको लाइफ से हटाना है. हुँ, One big rule to follow. Because I am is always a being state. हुँ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी. Being state is the ultimate thing. राइट, Anything with I am which does not हुँ, help me grow, हुँ, which hinder my growth, वो सबको लाइफ से हटाना है. हुँ, वो सब लाइफ से हटेगा तो वो आई एम बचेगा जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है. हुँ, ठीक है. अफर्मेशन ऑलवेज बिगिन विथ आई एम. व्हाई? इट्स अ बीइंग स्टेट. पर सिर्फ उससे नहीं होता है. व्हेन यू फील दैट, पावर फील में है. यू आर व्हाट यू फील. आई एम अमेजिंग, बट इफ आई डोंट फील अमेजिंग, मैं आई एम अमेजिंग 10,000 बार बोलूँगा ना, उसका कोई असर नहीं होगा. पर मैं आई एम अमेजिंग में एक बार बोलता हूँ, पर उस चीज़ को अगर फील कर सकता हूँ, हुँ, आई एम अमेजिंग, आई फील इट, तो देन आई एम एक्चुअली अमेजिंग हुँ, because I am what I feel. Power is there in the feel. You do what you feel like doing. You don't do what you don't feel like doing. The rule is very simple. हुँ। That was such an insightful conversation. Thank you. Thank you. Let's end this conversation up by two simple questions. Right. Give our audience a single thought by which they can change their mindset from not feeling like to feeling like. Okay. बहुत मुश्किल है. हाँ. ये सिंगल थॉट से नहीं हो सकता है ऑनेस्टली, इसीलिए मुश्किल है. पर आपने पूछा है तो लेट मी कम आउट विथ समथिंग. ठीक है. सी, अ सिंगल थॉट इज fairly simple, but it will not work if you don't feel it. If you don't feel it, because the power is in the feel, not the thought. ठीक है. Thought, feeling, action, ये इक्वेशन फॉलो होगा. तो ये थॉट फीलिंग एक्शन हमारे पास योग में से आता है, ये साइकोलॉजी से नहीं आता आज की. तो थॉट इज ज्ञान योग. ये मेरा ज्ञान है, वो थॉट है ना. फील इज भक्ति योग, वो भाव है मेरा. एक्शन इज कर्म योग, कर्म योग. ये मेरा कर्म है, मेरा एक्शन है. Wow.
ठीक है, तो हमारे पास बहुत ये इतने सारे लोग, ज्ञानी लोग ऐसी कोई बात नहीं करते, एंड आई फाइंड इट सो अपसेटिंग ऑनेस्टली। लोगों को ये चाहिए जिससे ग्रोथ हो सकती है। लोग वहाँ कथा सुनने नहीं गए राम जी ने ये किया था, लोग ये जानने जाते हैं कि इससे कुछ ऐसा मिले कि मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन आए। वो बात नहीं करते कोई। तो ये कन्वर्जन है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। माई थॉट्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed. There is an energy of thought. It begins with the energy of thought. It gets converted into energy of emotion. Energy of emotion, it gets converted into energy of action. Process of energy conversion. समस्या क्या होती है? Energy of thought वही चल रहा है. It does not get converted into energy of emotion. या exactly opposite emotion निकल के आता है जो चाहिए उसका. It can never work without this conversion. Right. So try to get into this practice of telling this to yourself daily. ठीक है, I am always action driven. I am always action driven. For me, that is the best I am statement which is possible in the entire world. क्योंकि एक्शन के बगैर कुछ नहीं होने वाला है. Then you should be able to feel it. अब फील कैसे करोगे वो भी मैं बताता हूँ. You take some action. सुबह ब्रश कर रहे हो ना, एक्शन लिया ना. ब्रश करने से पहले बोला आई एम ऑलवेज एक्शन ड्रिवन. ब्रश खत्म किया, धो लिया, कंप्लीट हो गया, see I am always action driven. Now you can feel it. I took action, isn't it? Right. आप बात कर रहे हो, I'm always action driven. You finish your bath, पोछ के तैयार होके बाहर आ गए, I'm action driven. You can feel it क्योंकि you took some action. आप पानी पीने जा रहे हो, बोलो I am action driven. पानी पी लो, say I am action driven. You took that action, right? And you can feel it. आप ये दिन में कितनी बार कर सकते हो? Any number of times. Should be able to feel it. वो फील ऐसे आएगा, नहीं तो फील भी नहीं आ सकता. ऐसे आई एम एक्शन ड्रिवन से फील कभी नहीं आ सकता. ऐसे आ सकता है. हाँ, reinforce करके कि हाँ I took that action. एंड देन एग्जीक्यूशन बढ़ेगा. व्हाई? बिकॉज आई एम एक्शन ड्रिवन, माई बीइंग स्टेट, एंड आई कैन फील दैट एज वेल. यस. सेकंड क्वेश्चन. Your favorite productivity technique? माई फेवरेट प्रोडक्टिविटी टेक्निक इज सिंपल. अब मुझे याद नहीं है ये किसने कहा था. देर आर सम अमेजिंग पीपल हु वर्क ऑन प्रोडक्टिविटी. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम. सो माई फेवरेट प्रोडक्टिविटी टेक्निक इज लाइक वी हैव एन नंबर ऑफ टास्क करते हैं, और टास्क करते करते बीच में भी बहुत सारे टास्क आ जाते हैं. तो ये कहा था उन्होंने कि इफ यू कैन फिनिश समथिंग इन 2 minutes, डू इट फर्स्ट. चाहे एक काम रोक के करना पड़े. तो you can save your mental energy for the longer task. राइट. पर सी व्हाट हैपेंस इज, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड मेरा जो टास्क का लिस्ट बढ़ते जा रहा है ना, वो कम हो जा रहा है. हाँ. दैट क्रिएट्स अ वंडरफुल इम्पैक्ट. ये तो मेरे पास बैक ऑफ द माइंड एक बहुत बड़ा लिस्ट चल रहा है. मेरे पास कागज पे बहुत बड़ा लिस्ट है. अगर लोग अपना लिस्ट देखें ना कॉर्पोरेट्स में, उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिए 2-3 में खत्म हो जाएंगे, 2-3 मिनट में. आई टेल यू लिस्ट आधा बचेगा. सीरियसली. दैट क्रिएट्स अ वंडरफुल इम्पैक्ट. क्योंकि मेरा माइंडसेट बदल गया. नहीं तो मेरा इतना पेंडिंग लिस्ट, व्हाट अ लोड दैट आई हैव ऑन माय माइंड. अब उसमें से आधा तो निकल गया, तो अब मेरा लोड कितना कम हो गया. उससे मेरा दूसरा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, क्यों? मेरा ऊपर से वजन कम हो गया ना. सो फॉर मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. इफ यू बम्प इनटू समथिंग व्हिच कैन बी डन इन 2 minutes, डू इट फर्स्ट. उसको अपना पेंडिंग लिस्ट में मत डालो. हाँ, true. Nice. Thank you, sir. Thank you so much for this amazing conversation. It was super fun. थैंक यू. And it was eye-opening also. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. We would love to have you again. अब भागवत गीता को लेकर. पक्का. Okay, thank you so much, Mithilesh sir.